स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की इस बुक सीरीज में बेहद स्वागत करती हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में डिफॉरेस्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल से समझा था। एक माइंड मैप हमने ड्रॉ किया था और जिसमें हमने ये देखा था कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि इसके कॉजेस क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने चीज़ों को समझा था। जितना भी आपने उस माइंड मैप में पढ़ा था वो सारा का सारा आपको इस चैप्टर में हेडिंग और सब हेडिंग्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन आपको तभी समझ में आएगा। अब देखो, हमने ये तो समझ लिया कि वनों का कटाव राइट है, ये एक गंभीर समस्या है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हमने देखे थे। बट इवेंचुअली जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो डेवलपमेंट है, वो वन ऑफ द मेजर कॉज था जो हमारे फॉरेस्ट है उनकी कटाई हो रही है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन राइट है। अब देखो, हमने ये भी जाना था कि जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली इस प्लैनेट पर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। परफेक्ट है। तो अगर हमें क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव रिपरकशंस को यहीं पर रोकना है, अगर हम चाहते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन कम हो और साथ में जो एमिशन हो रहा है उनका एक स्टोर जो है इन फॉरेस्ट के अंदर हो जाए एज अ कार्बन सिंक, हमारे जो फॉरेस्ट काम करते हैं, तो हमें बेसिकली अफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन इन पर ध्यान देना होगा। साथ में जो डिफॉरेस्टेशन का एक रेट है इसको हमें कम करना होगा। एंड इसके लिए ग्लोबल कम्युनिटी ने साथ में आके कुछ इनिशिएटिव्स पर जो है काम किया है। तो आज के लेक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले चैप्टर के लिए दैट इज डिफॉरेस्टेशन, जिसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो डिफॉरेस्टेशन को टारगेट करते हैं। एंड देन हम देखेंगे नेशनल लेवल पर, यानी कि भारत के अगर प्रदर्शन की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से एक्ट्स हमारे पास हैं या कौन सी स्कीम्स या कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए गए हैं जो दरअसल डिफॉरेस्टेशन को टारगेट करते हैं, इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। राइट है, इसको ध्यान रखिएगा। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टडी IQ आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे जितनी भी ऑफर है, NCERT के बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, P2I बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, आप ऑप्शनल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप P2I प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं, या फिर आप अगर अपनी स्टेट PCS एग्जाम को भी देना चाहते हैं अलॉन्ग विद द UPSC, इस कॉम्बो ऑफर की भी अवेलेबिलिटी है। और इन सारे ही ऑफर्स पर आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। 15 अगस्त तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, उससे पहले पहले आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, मेजर ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं। P2I बैच में आपको पूरा कोर्स, आपका पूरा सिलेबस तैयार कराया जाएगा। मींस रेसिडेंशियल प्रोग्राम इसकी USP है। आप इसमें एडमिशन लेते हैं, आपका मींस लिखने का मौका आपको मिलता है। आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। आपको कोई एडिशनल कॉस्ट का जो है खर्चा नहीं करना है। आपके NCERT से लेकर स्टैंडर्ड बुक, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस और साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम, ये हमारी तरफ से किया जाएगा। आपको बस हमारे साथ मिलकर मेहनत करनी है। एंड इस टाइम पर लोवेस्ट प्राइस जो है स्टडी IQ के सारे कोर्सेज पे चल रहे हैं। इतनी शानदार टीम जो सिर्फ क्वालिटी पर काम करती है। स्टडी IQ को जाना ही जाता है उनके कंटेंट के लिए, उनकी क्वालिटी के लिए, जो आपको कहीं और मुश्किल मिलेगी। तो इस कंटेंट के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, इन फैकल्टीज पर जो आपको इतनी मेहनत के साथ दिन रात पढ़ाते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं अपने सबसे बड़े सपने को लेकर। और इस सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करना। और ये 15 अगस्त आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। आज से ही 15 अगस्त तक आप एडमिशन ले लीजिए और इस मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठाइए। इस बैच के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू हैव अ डिस्कशन विद मी, UPSC विद प्राची टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं। इन बैचेस के बारे में डिटेल से जानेंगे क्लास के बाद। आइए पहले अपनी क्लास समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या चीजें पहले से पता होनी चाहिए। आपको पहले से जो पिछला वाला लेक्चर था, जो हमने बेसिकली एक काम करते हैं, हाँ जी, यस, अब ठीक है, जो बेसिकली हमने डिफॉरेस्टेशन है ना, इसके हमने दो बेसिकली मेजर चीजें देखी थी, कॉजेस एंड इम्पैक्ट। राइट है,
हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारी वाटर साइकिल है, जो रेन होती है, जो ड्रॉट है, या फिर जो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, या फिर जो ओवरऑल एक बायोडाइवर्सिटी है, इस पर जो है किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक और चीज समझ लीजिएगा, दरअसल एक ना नेगेटिव लूप जो है बेसिकली डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या है, स्टार्ट होता है। ये नेगेटिव लूप क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो बेसिकली कार्बन सिंक की तरह जो है काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब बहुत सारा कार्बन जो है ये स्टोर करके रखते हैं। एंड दैट यू ऑल्सो नो कि फोटोसिंथेसिस इसका रीजन है, जहाँ पे वो कार्बन को जो है बेसिकली कंज्यूम करते हैं और उनका जो है खाना बनता है। ऑक्सीजन जो है एक बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। तो देखिए, अगर फॉरेस्ट है ना, आप जो है फॉरेस्ट की कटाई करेंगे, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, तो ये जो कार्बन सिंक है ये धीरे धीरे क्या है, खत्म हो जाएगा, कम होता जाएगा। कार्बन सिंक अगर मान लीजिए आपका खत्म हो रहा है, साथ में जो फॉरेस्ट की आप कटाई कर रहे हो उनका आप बेसिकली टिम्बर के लिए जो यूज कर रहे हो, ईंधन की लकड़ी के रूप में जो यूज हो रहा है, इसकी वजह से इवेंचुअली हो क्या रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन सिंक के अंदर स्टोर थी वो क्या हो रही है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ग्रीन हाउस गैस अमिशन की वजह से एक क्या देखने को मिल रहा था, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका बेसिकली बढ़ेगा। परफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से अगेन फिर क्या होगा, क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ेगी और इसकी वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और अगेन क्लाइमेट चेंज इंड्यूस करता है डिफॉरेस्टेशन को। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में बात करें, राइट है, तो जो आपके डिफॉरेस्टेशन है वो ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए कॉज भी हो सकते हैं, बल्कि क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। और ये क्योंकि आपस में कोरिलेट हैं, इसीलिए हम इसको एक नेगेटिव लूप बोलते हैं। इतना हमने पिछले वाले लेक्चर्स में काफी अच्छे से कवर किया, इसलिए मैंने बहुत क्विकली आपको जो है एक रिकैप कराया है। परफेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये तो आसान है, आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली या कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। अब हम बेसिकली क्या है, कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई कौन कौन से जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं वो इस डिफॉरेस्टेशन की समस्या को बेसिकली टैकल करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, वो एक पता होना चाहिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन दी फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन। ठीक है। दूसरा जो आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए REDD और जो REDD प्लस होते हैं। ठीक है जी, ये पता होना चाहिए। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो आपका गोल नंबर 15 है, जो बेसिकली लाइफ ऑन लैंड की बात करता है, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। देन एक इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है, ये है बून चैलेंज। बून चैलेंज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बून चैलेंज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पेरिस समिट के दौरान जो भारत था उसने भी दरअसल क्या है, कुछ कमिटमेंट अपनी बून चैलेंज के अंदर दी थी। ठीक है, देखो बून चैलेंज की बात करते हैं तो ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, बाकी हम एक एक करके बुक से सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए कवर करा रही हूँ क्योंकि ये सब हमारा क्या है, बेसिकली पढ़ा हुआ है। तो अगर हम बून चैलेंज की बात करें तो देखो, इसको जर्मनी और जो आपका बेसिकली IUCN है, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना, इफ आई एम करेक्टिंग इट, राइट है। तो इसमें देखो क्या कहा गया था कि भाई 2017 तक हम क्या करेंगे, जो 150 मिलियन हेक्टेयर है ना हमारे फॉरेस्ट हैं, उनको हम क्या है बेसिकली एक तरीके से रिकवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। एंड देन कहा गया था कुछ 350 मिलियन हेक्टेयर, इसको हम बेसिकली क्या है 2030 तक रिकवर करने का ट्राई करेंगे। ये बेसिकली जो टारगेट 150 मिलियन वाला रखा गया था, ये असली में जो टारगेट था ये 2020 के लिए था। टारगेट था 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर जो है हम एक तरीके से रिकवर कर लेंगे, एंड 2030 तक हम 350 मिलियन हेक्टेयर को कवर कर लेंगे। लेकिन अच्छा काम किया, इसको 2017 तक ही बेसिकली अचीव कर लिया गया था ऑन अ ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो पूरे ग्लोबल लेवल पे हमने ये टारगेट्स रखे थे।
इसी में भारत ने अपनी तरफ से भी एक प्लेज जो है लिया था, वो इम्पोर्टेंट है। एंड देन इस बून चैलेंज को इसलिए भी याद रखिएगा, बाद में आगे चलकर हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें अपडेट भी किया गया था। जो ये टारगेट था इसको 1 बिलियन पे जो है बेसिकली लेकर जाया गया है, 1 बिलियन पर इसको जो है फिर लेकर जाया गया है। थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको पहले हम जो है देख लेते हैं। चलिए, तो डिफॉरेस्टेशन ये हमारा चैप्टर था। हमने इसमें देखा था कि बेसिकली जो हमारे फॉरेस्ट जो वुडलैंड होते हैं, अगर इनका जो है परमानेंट लॉस होता है तो हम कहते हैं इनकी क्लियर कटिंग हो जाती है और वापस से जो है ना तो हम रीप्लांट कर रहे हैं और ना ही हम नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो होने का टाइम दे रहे हैं। तो जो ज़मीन है, जो आपका लैंड है, अगर वो क्लियर कट हो गया है, आपके जो पेड़ थे उससे खाली हो गया है, तो एक डिफॉरेस्टेशन का फिनोमिना जो है एक मोटे तौर पर माना जाता है, ठीक है। स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पूरी दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उसका जो 2/3 है वो भी डेवलपिंग कंट्रीज में है। और डेवलप्ड कंट्रीज जो बार बार ये कहते हैं कि भाई वनों को बचाओ, और डेवलपिंग कंट्रीज जो ये कहते हैं कि हमारी अपनी विकास की ज़रूरतें हैं, हमें अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हमें अपना रॉ मटेरियल चाहिए, तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। इसकी वजह से अब ध्यान रखना, कुछ ऐसे ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो है लाए गए जो डेवलपिंग कंट्रीज को इंसेंटिव देते हैं कि अगर आप फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखोगे, ठीक है। तो 2/3 जो फॉरेस्ट आज के टाइम पे हैं वो कहाँ हैं? डेवलपिंग कंट्रीज में हैं। भारत की बात करें तो भारत में जो फॉरेस्ट एरिया है 2015 से लेकर 2020 का अगर डाटा देखें तो इंक्रीज हुआ है। वी आर डूइंग गुड वर्क, और करीब 4.7 मिलियन हेक्टेयर जो है एरिया हमने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इंक्रीज कराया है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो देखो, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि फॉरेस्ट ही तो एक हैबिटेट देते हैं। इस बायोडाइवर्सिटी का घर कौन है? जंगल है ना। भारत की बात करें तो भारत में बेसिकली आप देखोगे एक बहुत विविध प्रकार की जैव विविधता मिलती है। मैंने पहले भी बताया था लगभग 91,000 तो एनिमल के स्पीसीज ही हमारे यहाँ पे जो है मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा 1500 से ज्यादा स्पीसीज जो हमारे हायर प्लांट्स की हैं, ठीक है। और इनको बेसिकली आप देखोगे हैबिटेट जो मिलता है वो फॉरेस्ट से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको एक रिपोर्ट यहाँ पे दी हुई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भाई देखो, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है, वो क्या करती है, हर 5 साल बाद एक ग्लोबल लेवल पर जो वर्ल्ड के फॉरेस्ट है उनको असेस करती है। और 1990 के बाद से लगातार ऐसा किया जा रहा है। इसको द ग्लोबल फॉरेस्ट जो है हमारा असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, कहते हैं। 2020 में भी ऐसी आई थी, 2020 के बाद 2025 में दिखाई देगी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना डाटा हो गया है, नया आने में बहुत टाइम है। जस्ट हैव एन आइडिया कि ये वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जो है बेसिकली रिलीज की जाती है। परफेक्ट है। चलिए, अब देखो फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे, हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर का जिस हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है, जो ग्रीजिंग अगर ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था मोनोकल्चर, एक ही तरह की फसल को बार बार जो है कल्टीवेट करते रहना। इसकी वजह से जो टिम्बर के लिए बेसिकली या अदर जो फॉरेस्ट मटीरियल होते हैं उनके लिए जो बेसिकली आप उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है। फिर आपने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, डैम का कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग्स का निर्माण करना, माइनिंग वगैरह की एक्टिविटीज, फायरवुड की डिमांड होना, ठीक है। ये सारे वो रीजंस थे जो एक रीजन बन रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के एक्सेलरेशन का। परफेक्ट है। अब यहाँ पे एक केस स्टडी बताई गई है। देखो, जो अमेज़न के फॉरेस्ट हैं, ठीक है, अमेज़न के जंगल, आप एक तरीके से ये मान के चलना प्लैनेट का, हमारे इस अर्थ के लंग्स कहे जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले 40 सालों में जो नेटिव वेजिटेशन था वहाँ का वो ख़त्म हो गया है, और वो करीब 10% है। तो पिछले 40 सालों में 10% जो नेटिव वेजिटेशन है अमेज़न के जंगलों का वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और बेसिकली आप ये देखना कि जो 20% पूरे लैंड पे मिलने वाली स्पीसीज हैं उनके घर है ये अमेज़न के जंगल। तो अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
बट क्योंकि ये 9 देशों में फैले हुए हैं, अगर आप देखोगे तो आपके ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, पेरू, कोलंबिया, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, इन वाली कंट्रीज़ में जंगल आपके फैले हुए हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली अभी अपनी डेवलपमेंट की राह पर अग्रसर हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो फॉरेस्ट का एक आप देखेंगे एक रेट है डिग्रेड होने का, वो तेजी से बढ़ रहा है। परफेक्ट है। एंड इस वजह से केस हिस्ट्री के रूप में आया है, क्योंकि ये जो अमेज़न के फॉरेस्ट है ना, इनको लंग्स क्यों कहा जाता है? आप देखना 120 बिलियन मीट्रिक टन ऑफ जो कार्बन है ना, बेसिकली जो पूरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पूरी दुनिया में जितने हैं उनका 1/3 जो है स्टोर करके इन्होंने रखा हुआ है। पूरी दुनिया में जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उन्होंने जितना कार्बन स्टोर किया हुआ है उसका 1/3 जो है आप मान के चलो इन अमेज़न जो फॉरेस्ट है इन्होंने किया हुआ है। दैट्स वाई इनको जो है प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि इनकी भी अपनी नीड्स है ना, तो यहाँ पे भी आपको जो एक थ्रेट दिखाई देता है। दिस इज द केस स्टडी, बस आपको बताने के लिए कि किस तरीके से जो है एक फिनोमिना आपको ओवर द वर्ल्ड दिखाई देगा। कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं इसको क्विकली करा रही हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे देखोगे कुछ कई बार क्या होती है, जो कम्युनिटीज हैं उनको लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। दे डिडंट नो कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अगर वो लकड़ी इतनी ज़्यादा काट रहे हैं जंगलों से, तो इसका एक क्या जो है फ्यूचर में इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंज्यूमरेशन जो एक कंज्यूमराइजेशन का एक जो कल्चर है, ज़्यादा उपभोग करने की जो संस्कृति है ये बढ़ रही है, तो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या है कमोडिटीज़ की एक ग्लोबल डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि पॉपुलेशन का प्रेशर होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये सारे कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं जो डिफॉरेस्टेशन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन एक जो फीडबैक लूप बनता है वो मैंने आपको बताया कि कैसे एक नेगेटिव साइकिल बन जाती है। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड का होना जो कि फॉरेस्ट के अंदर स्टोर है, वो क्लाइमेट चेंज को इंड्यूस करती है। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस अगेन क्या है आपको डिफॉरेस्टेशन को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इट्स अ फीडबैक लूप, इसको ध्यान रखना। ओके, दीज आर द कॉजेस, राइट। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सबसे पहला, अगर घर ही खत्म हो जाएगा तो घर में रहने वाले नहीं बचेंगे। दैट मीन्स फ्लोरा एंड फ्योना, हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। ठीक है, कुछ स्पीसीज हमारी क्या है एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इकोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है, पॉलिनेशन है, सीड्स का डिस्पोजल है, न्यूट्रिएंट्स की एक पूरी साइकिल है, ये जो सारी की सारी इकोसिस्टम की आपकी बेसिकली एक आप कह सकते हैं एक रिलेशनशिप है ना, ये डिसरप्ट हो जाएंगे। कुछ कीस्टोन स्पीसीज जो है आपकी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स खत्म हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स इसकी वजह से आएंगे। सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि फॉरेस्ट खत्म होंगे तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो पत्तियां नीचे गिरती रहती हैं, सड़ती गलती रहती है, जो एक ह्यूमस का निर्माण करती है, वो नहीं बन पाएगा, तो ऑर्गेनिक मैटर का लॉस होगा, जिसकी वजह से जो टॉप सॉइल होती है उसकी प्रोडक्टिविटी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन को भी आपको कहते हैं बढ़ावा मिलेगा। न्यूट्रिएंट डिप्लेशन जो है एक डिप्लेशन जो है होना शुरू हो जाएगा। सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब एक छाया नहीं रहेगी सॉइल के ऊपर जो कि फॉरेस्ट कैनोपी की वजह से होती है, तो डायरेक्ट सनलाइट जो है सॉइल पे आगे बढ़ेगी, इवापोरेशन का रेट उससे बढ़ेगा, सॉइल का टेम्परेचर उससे इंक्रीज होगा, तो सॉइल ज़्यादा ड्राई होगी। सॉइल ड्राई होगी तो बाद में विंड और वाटर इरोजन से ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, और जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। वाटर साइकिल का डिसरप्शन आपको देखने को मिलेगा। नेचुरल डिजास्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि लैंडस्लाइड या फिर सॉइल इरोजन। ठीक है, ड्रॉट्स वगैरह को लेकर जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। जो एक आप देखोगे हीट आइलैंड इफेक्ट होता है वो अनइंस्ड हो जाएगा। हीट आइलैंड इफेक्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक वार्म एयर जो है अपर एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह गई है, जिसकी वजह से वो जो पूरा का पूरा एरिया है वहाँ का टेम्परेचर अबव एवरेज हो गया है। ठीक है, तो उस अबव एवरेज टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, हीट वेव जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हीट आइलैंड इफेक्ट जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने कल भी या पिछली क्लास जब भी हमारी हुई थी तब हमने कवर की थी। परफेक्ट है। अब बात आती है कि फॉरेस्ट को फिर कंजर्व करने के लिए क्या मेजर्स जो हैं अपनाए जा रहे हैं। अब थोड़ा शांति से पढ़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी क्या है, जो वनों की कटाई हो रही है उसको रोका जाए। दूसरी हमारी जिम्मेदारी ये है कि जहां पर कभी जंगल हुआ करते थे वहां पर वापस से क्या है, रीफॉरेस्टेशन किया जाए, फिर से जंगलों को उगाया जाए। तीसरी हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जिस जमीन पर शायद कभी जंगल नहीं थे, हमें उस जमीन में भी जंगल जो है बेसिकली क्या है, एक तरीके से एनहेंस करने हैं, यानी कि अफॉरेस्टेशन किया जाए। देर इज टू टर्म्स, रीफॉरेस्टेशन एंड द अफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन जहाँ पे कभी जंगल हुआ करते थे बट अब वहां पे वो खत्म हो गए हैं, तो आप वापस से क्या है, एक वनीकरण वहां पे कर रहे हो, ठीक है। अफॉरेस्टेशन का मतलब होगा जहाँ पे शायद जंगल नहीं थे बट आप जो है ह्यूमन एक तरीके से एफर्ट्स लगा के वहां पे एक फॉरेस्ट एरिया डेवलप कर रहे हो। तो पहले तो हमें वनों की कटाई की जो एक दर है उसको रोकना है, एंड देन हमें फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है, ठीक है। ये दो चीजें हमें यहाँ पे करनी है। अब कुछ ना टर्म्स आती हैं जिनको आप अपनाकर जो फॉरेस्ट है उनका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन कर सकते हो। हर एक टर्म के बारे में आपको एक एक दो दो लाइन पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला है आपका बेसिकली प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। तो देखो, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री में आप ना क्या करते हो, उस तरह के मेजर्स अपनाते हो जो किसी भी जंगल के प्रोटेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला, फायर का मैनेजमेंट करना, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो जंगल है उनको आप रिजर्व कर दो, ठीक है, उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज को आप रिस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है। आप क्या करो, किसी भी जंगल को एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में डिक्लेयर कर दो। तो इसको आप प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे हम प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। प्रोटेक्शन मतलब कि जो जंगल से हमें टिम्बर वगैरह मिलता है एज अ प्रोडक्ट, वो तो ठीक है, अभी भी हमें चाहिए, हम अपना जो एक डेवलपमेंट का काम है उसको रोक तो नहीं सकते, बट ये सस्टेनेबल मैनर में हो। अगर टिम्बर हार्वेस्टिंग भी हो रही है तो इट इज इन द सस्टेनेबल मैनर, राइट है। देन आपका होगा रिफॉरेस्टेशन, अभी समझाया। अफॉरेस्टेशन, दैट इज ऑल्सो आई एक्सप्लेन टू यू। एंड देन सोशल फॉरेस्ट्री आती है। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, देखो कुछ कम्युनिटी लैंड्स होते हैं, कुछ सामुदायिक जमीन होती है, पंचायत की जमीन है ना, किसी एक ट्राइब का पूरा ओवरऑल जो है एक वो है, पूरा का पूरा कम्युनिटी है, उनकी कोई जमीन है। तो जो एक कम्युनिटी की जमीन है, ठीक है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, उस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल नीड्स जो है लोकल कम्युनिटी की वो भी कंसीडर कर रहे हो, बट वैसे प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो कि जो फॉरेस्ट है वो प्रिजर्व भी हो, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है आपकी बेसिकली कम्युनिटी फॉरेस्ट। ये एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, जो आपकी लोकल कम्युनिटी है, जो पंचायत्स हैं, जो आपके फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इन सबको साथ लेते हुए, ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि प्यूपिल पार्टिसिपेशन वाला जो अप्रोच है वो यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दीज आर जस्ट दी टर्म्स, बस पता हो कि इनका मतलब क्या होता है। देन होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट के साथ साथ आप जो एग्रीकल्चर है, जो आपका लाइव स्टॉक है, इनको एक साथ होलिस्टिक मैनर में लेके चलते हो, यानी कि जो आपके ट्री हैं, श्रब्स हैं, उनको आप इंटीग्रेट कर लेते हो अपने एग्रीकल्चर में, अपने लाइव स्टॉक रियरिंग में, ठीक है। दैट्स वाई एग्रो फॉरेस्ट्री। देन आता है अर्बन फॉरेस्ट्री। तो देखो, अर्बन एरिया में जो आपके पार्क्स वगैरह हैं, ठीक है, तो अर्बन एरिया में आप प्लांट करो ट्रीज को, ठीक है, इस तरह के पार्क्स वगैरह डेवलप करो, आसपास के लोगों को भी अवेयर करो, तो एक अर्बन फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है। एंड देन आता है एक्सटेंशन, बेसिकली फॉरेस्ट्री। देखो, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, किसी चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो। तो जो आपके रोड्स हैं, ठीक है, या आपका कोई मान लीजिए मैदान है, उनके किनारों पर आप ट्रीज को प्लांट करो, ठीक है, तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। देन लास्ट आता है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में लॉन्ग टर्म हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। अगेन यहाँ पे भी आप प्रिजर्व और कंजर्व करने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या करते हैं आप, इस तरह से मैनेजमेंट करते हो फॉरेस्ट का कि लॉन्ग टर्म में
जो है उसकी हेल्थ यहाँ पे रहे। टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे प्लांटिंग कर लेंगे, टाइम टू टाइम ट्रिम कर लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई देंगे। कुछ टेक्निक्स को अपनाया जाता है उस पूरे फॉरेस्ट को एक तरीके से मैनेज करने के लिए, उसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा हो। परफेक्ट है, ये सारी चीजें थोड़ी सी आप क्या है ध्यान रखना। ओके, दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव्स की। ठीक है, तो मैंने बताया था एक आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन है। इसको दरअसल जो है IUCN, WWF और जो आपकी फॉरेस्ट बेसिकली कमीशन है ग्रेट ब्रिटेन का, उसके द्वारा जो है एक तरीके से इनिशिएट किया गया था 2003 में। ठीक है, 2003 में करना क्या था कि भाई सारे जो कम्युनिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको एक साथ लेके चलो एक कॉमन गोल के लिए। गोल ये होगा कि जो हमारे फॉरेस्ट लैंडस्केप है उनका हमें रिस्टोरेशन करना है। ठीक है, जो हमारे जंगलों का एक बेसिकली पूरा का पूरा लैंडस्केप है उसे हमें वापस से क्या एक तरीके से पुनर्निर्माण करना है उसका। ठीक है, उसको ठीक करना है। अब देखो 2015 का जब UNFCCC का बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, ठीक है, पेरिस में, तब भारत ने क्या किया था, बून चैलेंज को वॉलंटरी ज्वाइन किया था। स्वैच्छिक रूप से भारत ने बून चैलेंज को ज्वाइन कर लिया था। मैंने बताया इसमें कहा गया था कि 150 मिलियन हेक्टेयर जंगल हम 2020 तक बचाएंगे, 350 मिलियन हेक्टेयर जंगल हम 2030 तक बचाएंगे। भारत ने क्या कहा, भाई हम आपके देखो जो 13 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड है उनको हम 2020 तक क्या है रिस्टोर करेंगे, और हम एडिशनल 8 मिलियन और रिस्टोर करेंगे, और ऐसा हम करेंगे 2030 तक। ठीक है, तो भारत ने स्वैच्छिक रूप से इसको ज्वाइन किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक यूनाइटेड नेशन का ना स्ट्रैटेजिक प्लान है फॉर फॉरेस्ट जो कि 2017 से 30 तक चलेगा। इसको यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट जो है उसकी तरफ से 2017 में बेसिकली इनिशिएट किया गया था। ठीक है, इसमें कुछ 6 गोल और कुछ 26 के लगभग टारगेट्स रखे गए हैं। ये क्या कहता है, जो भी ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है उसमें हमें 3% इंक्रीमेंट कर लेना है 2030 तक। ठीक है जी, तो टोटल जो हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है उसमें हम क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे 3% तक। देन आते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 15 है वो कहता है लाइफ ऑन लैंड, राइट है, यानी कि जमीन पर जो आपका जीवन है उसकी सुरक्षा करनी, उसमें आपके फॉरेस्ट भी आते हैं। इसी का 15.3 वाला जो गोल है बेसिकली वो आपकी बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ध्यान रखिएगा। देन एक इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, इंडिया ने इस न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है। ठीक है, साइन नहीं किया है भारत ने, बट ये है क्या, ये जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है, पहली बात तो एक वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग जो है आप कह सकते हो, एक इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है। और इसमें ना क्या किया गया, कंबाइंड जो भी गोल्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम जो कह रहे हैं, हम जो यूनाइटेड नेशन के स्ट्रैटेजिक प्लान में कह रहे हैं, या बून चैलेंज में हम जो कह रहे हैं, उन सबको कंबाइन करके क्या कह दिया कि भाई हमें क्या करना है, ये जो नेचुरल फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो जंगलों का विनाश हो रहा है, इसको 2030 तक खत्म करना है। ठीक है, लेकिन भारत ने इसको जो है साइन नहीं किया है। परफेक्ट है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच आती है, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। देखो जब आप जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना बेसिकली कि आप ना सिर्फ पेड़ जो हैं उनको नहीं बचा सकते। परफेक्ट है, आपको ना वो पूरा जो ओवरऑल आपका लैंडस्केप है, अगर आप इस पूरे लैंडस्केप को लेकर काम करोगे तो मे बी आप ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांस रखोगे। जैसे पहले जो पूरा का पूरा आपका लैंडस्केप है, यहाँ पे जो सॉइल है उस सॉइल का मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ का जो एक वाटर साइकिल है, यहाँ का जो एक वाटर मैनेजमेंट है, ये अच्छे से होना चाहिए। फिर यहाँ पे जिन स्पीसीज को आप बेसिकली प्लांट करना चाहते हो वो यहाँ की नेटिव हो, यहाँ का जो बेसिकली जलवायु है उसके अनुकूल हो। ठीक है, एंड सिर्फ ट्रीज की बात ही नहीं, इन ट्रीज पर डिपेंड होने वाली जो बाकी कम्युनिटीज हैं, ठीक है,
आपके बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उन कम्युनिटीज को भी आपने साथ में लेके चलना है। देन हो सकता है इस पर्टिकुलर लैंडस्केप में कुछ लोकल लोग रहते हो, उन लोकल लोगों की लाइवलीहुड भी इस पर डिपेंड करती हो। अगर आप उनको साथ में लेके नहीं चलोगे या कह दो कि भाई कल से जंगल का कोई एक पत्ता भी नहीं उठा सकता है, तो उन लोकल लोगों का क्या होगा? उनकी जरूरतों को भी तो ध्यान में रखना है ना? तो जब बेसिकली फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, या अगर किसी जमीन पर जंगल खत्म हो गए थे उसको वापस से रिस्टोर करने की बात की जाती है, तो सबसे होलिस्टिक अप्रोच होती है लैंडस्केप अप्रोच। पूरे के पूरे लैंडस्केप को लेकर आप जो है यहाँ पर काम करो, ठीक है। एंड इसी के लिए प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन आता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो ट्राइब्स हो सकते हैं, लोकल कम्युनिटी हो सकती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, उन सबको इन्वॉल्व करके रखना है। अलाउ करना चाहिए मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे देखो, जो लोकल कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान को ऑल्टर करो। भाई स्थानीय परिस्थितियां क्या कहती हैं, है ना। अब ये ना हो कि आप है इंडियन जलवायु में पैदा हुए, भारतीय जलवायु के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी बनी हुई है, बट आप एवोकाडो खाते हैं, क्यों? किसी ने यूट्यूब पे बता दिया था, बट पपीता और बनाना आप नहीं खाते, जबकि आपके शरीर को पपीता और बनाना के अकॉर्डिंग बनाया है प्रकृति ने, क्योंकि आप यहाँ की मिट्टी के हैं। तो यहाँ की मिट्टी की प्रकृति ने जो आपको भोजन दिया है, दैट इज मोर सुटेबल टू यू, है ना। सेम अप्लाइज जो है इसके लिए होगा। फिर देखो पूरे लैंडस्केप पे हमें क्या है फोकस करना है। जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है ना, जो एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पे हमें ध्यान यहाँ पे देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन होने देना है, मिट्टी की प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, सॉइल रीजनरेट हो, इरोजन का प्रोटेक्शन करना है ना, मिट्टी जो बेसिकली खराब होती है वो नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट रेगुलेशन, फूड सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, एनर्जी सिक्योरिटी होना जरूरी है, वाटर रेगुलेशन होना चाहिए, रेनफॉल वगैरह को लेकर होना चाहिए। तो आप पूरी की पूरी क्या करें, लैंडस्केप को लेकर काम करो। दिस इज द मोस्ट होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। ये जो है आपकी सबसे बेहतर एक अप्रोच है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पर आता है फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज REDD एंड REDD+। ये है क्या? RED मतलब रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। इसमें होगा क्या, देखो जो कंट्रीज है ना अपनी डेवलपमेंट की वजह से फॉरेस्ट जो है बेसिकली एक तरीके से उनकी कटाई कर रहे हैं, या जिन कंट्रीज में नेचुरल रीजन से या ह्यूमन रीजंस की वजह से डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, उनको इस बात के लिए इंसेंटिव देना कि आप ये मत करो। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो आपके फॉरेस्ट के अंदर कार्बन स्टोर है, जो कार्बन सिंक की तरह वो काम कर रहे हैं, वो वैसे ही रहेगा और अपनी लाइफ में वो आगे और भी ज्यादा कार्बन स्टोर करेंगे। बट इसके लिए आपको क्या है, उन डेवलपिंग कंट्रीज को इंसेंटिव देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो REDD है ये कहता है कि भाई जो फॉरेस्ट की वजह से नेट ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है, हमें वो रिड्यूस करना है, ठीक है। भाई जंगलों की कटाई होगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, वो नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमें क्या है यहाँ पे रिड्यूस करना है। तो ये अपनाया गया था बेसिकली आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, जो हमारा 2005 वाला था उसके दौरान पे, ठीक है, उस दौरान इसको लॉन्च किया गया था। बट बाद में पता चला कि सिर्फ डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन को रोकने से कुछ नहीं होगा, हमें एनहेंसमेंट पर भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ नुकसान को रोक देने वाली स्टेज हम पार कर चुके हैं, नुकसान की भरपाई करने वाली, है ना, जो द लॉस यू हैव क्रिएटेड ना, यू हैव टू फुलफिल फॉर इट, तो वो वाली स्टेज आ चुकी है। तो अब आपका REDD+ आ गया है। ये 2007 में जो आपका एक बाली एक्शन प्लान आया था COP13 के टाइम पे, तब जो है एक्सेप्ट किया गया था। तो सिर्फ फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट एनहेंसमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला गया। अब डेवलपिंग कंट्रीज को इस बात के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि ना सिर्फ आप डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट होने से रोक रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, अपने फॉरेस्ट एरिया का एक एनहेंसमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन इज द वर्ड हियर।
अब देखो इन दोनों में क्या किया हुआ है, एक जो कंपेयर है वो करके दिखाया गया है। यहाँ पे बस हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करने की बात कर रहे थे ताकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है डिफॉरेस्टेशन से उसको रोका जाए, बट हम यहाँ पे वो तो कर ही रहे हैं, बट हम जो सेफ एंड सस्टेनेबल हमारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की भी हम बात कर रहे हैं, मतलब हम एक ब्रॉडर विजन लेके यहाँ पे जो है चल रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो इसके बाद आता है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ठीक है। अब देखो REDD प्लस में आपने बहुत सारी एक्टिविटीज बता दी जो कि कंट्रीज को बेसिकली क्या है अपने यहाँ पर करनी चाहिए उनको, लेकिन आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा, राइट। तो उन एक्टिविटीज को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव आया उसको कहते हैं फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। किसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए जो है यहाँ पर लेकर आए। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या है अपने फॉरेस्ट में जो कार्बन स्टॉक्स को वो मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो उसके ट्रस्टी और सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कार्बन फंड भी जो है बनाया गया है। अगर किसी ने वेरीफाइड जो फॉरेस्ट रिडक्शन है, जो फॉरेस्ट बेसिकली डिफॉरेस्टेशन का एक दर चल रहा था उसमें रिडक्शन किया और ये वेरीफाई हुआ है, तो फिर आपको जो है यहाँ पर एक तरीके से इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है। मियावाकी मेथड हम जो है अपनी दूसरी वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसको ध्यान रखना। ये ग्लोबल लेवल पे चीजें चल रही थी। अच्छा, मियावाकी मेथड हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ना जो है जाना हो, मैं बता देती हूँ मोटा मोटा, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो ये एक जापानीज मेथड है, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है, जहां पर भी हमें एक रिफॉरेस्टेशन करना है, फिर से आप जो है एक फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आपने उस एरिया में क्या करना है, सबसे पहली बात तो नेटिव स्पीसीज को चुनना है, वहाँ की लोकल जो प्रजातियां, देन उनको बहुत ही कम स्पेस में बड़ा जो है डेंस रूप से जो है एक तरीके से आपने हार्वेस्ट करना है, राइट है। और यू कैन से कि आप एक तरीके से प्लांट करोगे बहुत ही डेंस जो है एक तरीके से रोज ऑफ द नेटिव स्पीसीज, एंड देन बहुत सारे मेथड्स के द्वारा, बहुत सारे टेक्निक्स के द्वारा कुछ इस तरीके से एक मैनेजमेंट किया जाएगा इस एरिया का कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत जल्दी जो है अपने आप को ग्रो कर ले। जनरली किसी फॉरेस्ट एरिया को प्रॉपर मैच्योर होने में मान ले 50 से 100 साल लग रहे हैं, यहाँ पे ये जो है बेसिकली 20 से 30 साल में करने की कोशिश की जाती है। हालांकि अब इसको लेके क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, वो हम कभी करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, दिस इज अबाउट द ग्लोबल इनिशिएटिव्स। अब जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल से भी ज्यादा, वो है कि भारत के लेवल पर जो आपके डिफॉरेस्टेशन है उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। वी हैव सम एक्ट्स, वो अधिनियम, उन एक्ट्स को पढ़ना जरूरी है। जैसे सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। देखो 1927 के फॉरेस्ट एक्ट की हम यहाँ पे क्या है बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 1927 के टाइम पर तो बेसिकली यहाँ पे कौन है, ब्रिटिशर्स का राज था। तो उन ब्रिटिशर्स का जो मेन उद्देश्य होगा इस एक्ट को लाने का, वो इन फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना होगा, या फिर इन फॉरेस्ट से जो रिसोर्सेस मिल रहे थे उन रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो है एक्सप्लॉइटेशन पे उनका ज्यादा ध्यान होगा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बेसिकली अपनी जो ओनरशिप थी, है ना, वो जंगलों पे जो है मजबूत कर दी थी, और जो लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट के जगह से जो है बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह को एक तरीके से आप कह सकते हैं इकट्ठा वगैरह करते थे, और उनका जो है बेसिकली एक तरीके से अपनी जीविका यापन में उन्होंने एक साधन के रूप में यूज किया हुआ था, उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। तो जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 वाला है ना, ये कॉलोनियल एक्ट था। इसमें आपको जंगलों की सुरक्षा के लिए ज्यादा प्रोविजंस देखने के लिए नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों को जो है टिम्बर चाहिए था, जिसका वो जब रेलवे ट्रैक वगैरह बना रहे थे वहां पे क्या है बेसिकली यूज कर सके, ठीक है। इसको जो है ध्यान रखिएगा कि इट्स अ कॉलोनियल एक्ट। अब देखो इस पे आ जाओ, यहाँ पे देखना क्या किया गया था कि किसी भी फॉरेस्ट को एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या फिर एक विलेज फॉरेस्ट के रूप में
डिक्लेयर किया जा सकता था अंडर दिस एक्ट। तो क्या किया, फॉरेस्ट की ना कुछ कैटेगरीज बना दी गई, है ना, और इस एक्ट के तहत जो है आप किसी भी जंगल को एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या फिर एक विलेज फॉरेस्ट के रूप में क्या डिक्लेयर कर सकते थे। और 2012 में हम इसमें एक जो है संशोधन लेकर आए थे, अमेंडमेंट लेकर आए थे, जिसमें ये कह दिया था कि जो भी रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे बिल्कुल फ्रेश क्लियरेंस करना, नई तरीके से अगर कोई लकड़ी आप काट रहे हो या फिर आग लगाना, ये प्रोहिबिट होगा। बस इतना ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो समझने का है, वो जो ये फॉरेस्ट के कैटेगराइजेशन किया गया ना, ये है। सबसे पहले समझते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट बेसिकली वो वाली कैटेगरी है आपकी जिनमें सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है बेसिकली रूल्स रखे जाते हैं, सबसे ज्यादा सख्त जो है कानून आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद जो दूसरे आते हैं वो आते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड जो तीसरे आते हैं वो आते हैं आपके विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, और आप देखोगे जो बेसिकली आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट है ना, ये पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन इनको जो है मिली होती है। और इनको कौन जो है बेसिकली देखेगा कि ये जो रेगुलेट हो रहे हैं फॉरेस्ट एरिया, को स्टैब्लिश कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ पे होते हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड फॉरेस्ट लैंड होता है वहां पर होते हैं। लोकल कम्युनिटीज को रिजर्व फॉरेस्ट को एक्सेस करने से जनरली प्रोहिबिट कर दिया जाता है, जब तक कि आप किसी फॉरेस्ट ऑफिसर से उस चीज के लिए एक अनुमति ना ले लें। दूसरे होते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास ना ये अथॉरिटी होती है कि यदि कोई नॉन रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, ठीक है, कोई रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर फॉरेस्ट नहीं आता था, उसको एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में क्या है बेसिकली डिक्लेयर कर दे। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उसके पास ओनरशिप राइट आ जाएंगे। ठीक है भाई, वो संरक्षित जंगल घोषित हो गया है, तब उसके जो ओनरशिप के राइट है वो सरकार के पास आ जाएंगे। ठीक है, और सरकार जो है बेसिकली एक तरीके से जो ट्री है उनका जो इकोनॉमिक वैल्यू है इनके ऊपर अपना जो है कंट्रोल रखती है। ठीक है जी, तो फ्रूट्स हो गया, टिम्बर हो गया, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हो गए, अब ये क्या है सरकार के कंट्रोल में है। तीसरे आते हैं विलेज फॉरेस्ट। देखो ये वो एरिया होता है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, किसी विलेज कम्युनिटी को है ना बेसिकली राइट दे दिए हैं, जो कि पहले गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेस्ट है, वो सरकारी जमीन पे था, बट सरकार ने क्या किया, एक विलेज कम्युनिटी को जो है इसके ऊपर राइट दे दिया है, बट वहां पर भी काफी सारी एक्टिविटीज रेगुलेटेड रहेंगी, उसको जो है बेसिकली क्या है विलेज फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम एक डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, विलेज। अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखो करंट अफेयर में ना डीम्ड फॉरेस्ट न्यूज में थे, ये आपको पता होना चाहिए। देखो डीम्ड फॉरेस्ट वो होते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में तो हैं, जिनको जंगल के रूप में जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं आपने रजिस्टर तो कर रखा है, बट उनको नोटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, उनको नोटिफाई नहीं किया गया लेजिस्लेशन के अंदर। जब तक तो कोई चीज नोटिफाई नहीं होती उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलता नहीं है, बट रिकॉर्ड में वो एज अ फॉरेस्ट दर्ज है तो उनको डीम्ड फॉरेस्ट मान लेते हैं। ठीक है, उनको डीम्ड फॉरेस्ट मान लेते हैं। और बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डीम्ड फॉरेस्ट को डी रिजर्व करना या फिर किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करना अलाउ नहीं है, जब तक कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल नहीं ले लेते। ठीक है वो डीम्ड फॉरेस्ट, लेकिन आप उनको बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल के गैर फॉरेस्ट वाला जो काम है उसमें यूज नहीं कर सकते। अब देखो जो डीम्ड फॉरेस्ट थे ना, स्टेट जो थी बहुत सारी, उन्होंने इनको ढंग से रिकॉग्नाइज किया नहीं था, तो इनको ना माइनिंग एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी चीजों के लिए लीज पे दे दिया जाता था। और तमिलनाडु में ना ये वाला मुद्दा बड़ा आप कह सकते हैं गरमा गया था काफी पुराने टाइम पे। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में ना एक रिट जो है बेसिकली डाली गई थी और एक केस बना था टी.एन. गोदावरन तिरुमलाद। ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपके तिरुमलपाद थे है ना, इन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि डीम्ड फॉरेस्ट को भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है कमेटी बनाने के लिए कहा था, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा था आप अपने प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, डीम्ड जो फॉरेस्ट उनका डिमार्केशन कीजिए, उनको भी प्रोटेक्शन इक्वली मिलना चाहिए।
अभी ये मुद्दा फिर से न्यूज़ में था। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अभी भी इन डीम्ड फॉरेस्ट को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप जो करंट अफेयर के साथ है मिलाकर पढ़िएगा। तो डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं? एक लाइन याद रखो, रिकॉर्ड में तो हैं लेकिन नोटिफाई नहीं किए गए हैं। ठीक है, एंड इस वाले केस में बेसिकली जो आपका ये तिरुमलपाद जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ने ये कहा था इनको भी इक्वली प्रोटेक्ट करना जो है सरकार को चाहिए। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो, जब बेसिकली एक ब्रिटिश टाइम था, तब जो हमारे ट्राइब्स थे, जो हमारी बेसिकली अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटी होती हैं, इनके राइट्स को ना एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया था। बट भारत की आज़ादी के बाद इनके अधिकारों की मांग फिर से उठने लगी थी कि जंगल, जमीन, जल, है ना, ट्राइब्स का इस पे एक अधिकार होता है। तो एक एक्ट लाया गया, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। जंगल के अधिकारों को मान्यता देने की बात यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे क्या था भाई, देखो, हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी किसी जमीन पर आप क्या है कल्टीवेशन करते आ रहे हो, तो अगर आपने उस तरह का प्रूफ दिखा दिया है कि आपके पुरखे जो थे, आप पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन कल्टीवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड जो है प्रैक्टिस करते आ रहे थे, तो उस लैंड का ओनरशिप राइट जो है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, एक लिमिट रख दी गई कि इतने तक ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा क्या है, यूज राइट दिए गए कि जंगल के अंदर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, शहद है, तेंदू के पत्ते हैं, नीचे गिरी हुई लकड़ियां हैं, ठीक है, कुछ जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में आते हैं, उनको बटोरने का, यूज करने का एक अधिकार दे दिया गया। ठीक है, कुछ ग्रेजिंग वगैरह के लिए भी एरिया अलाउ कर दिए गए। देन रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट दिए गए। अगर किसी भी वजह से आपको जो है माइग्रेट करवाया जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जमीन से अगर आपका माइग्रेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल टाइगर रिजर्व का कोई कोर एरिया घोषित कर दिया और कह रहे हैं भाई यहाँ से मानव बस्तियों को हटाओ, तो आपको रिहैबिलिटेशन का अधिकार होगा। ठीक है, और बेसिकली इस डिस्प्लेसमेंट के बदले सरकार क्या करेगी, आपको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट करेगी। ठीक है, मुआवजा वगैरह आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलेगा। देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट दिए गए। ठीक है, हो सकता है कुछ जंगलों को ट्रेडिशनली जो है आप सेफ गार्ड करते आ रहे हो। ठीक है, होता है ना, ट्राइब्स को हो सकता है कि कुछ जंगलों को ट्रेडिशनली क्या कंजर्व करते आ रहे हो, सेफ गार्ड करते आ रहे हो, तो उनको लेकर रीजनरेट करने के राइट, कंजर्व करने के राइट, उनको मैनेज करने के राइट उस कम्युनिटी को जो है दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ अधिकारों को जो है मान्यता यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा दी गई है। परफेक्ट है, इसको ध्यान रखना। मोर डिटेल में जब आप पॉलिटिक पढ़ते हो, उसके अंदर जब विधायन पढ़ोगे, लेजिस्लेशंस करोगे, वहां पे पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब बात हुई है कंजर्वेशन, संरक्षण की। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो ध्यान था वो जो फॉरेस्ट का एक पूरा का पूरा इकोलॉजी है, ठीक है, जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है उस पर था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसी के तहत जो है बेसिकली सरकार ने कुछ फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जारी किए थे। पहले आए थे 2003 में रूल, उनको रिप्लेस करते हुए फिर 2022 के कुछ रूल जो है सरकार की तरफ से लाए गए हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक तो ये बताया गया कि भाई हर राज्य में या हर यूटी में एक हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी को स्टैब्लिश करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा आएगा जो भाई जंगल की जमीन को यूटिलाइज करने वाला हो, है ना, या फिर फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट करता हो, तो उसकी स्क्रीनिंग, उसका जो इनिशियली एक असेसमेंट होगा वो इसके द्वारा किया जाएगा। देन एक एडवाइजरी कमेटी होगी जो इस प्रोजेक्ट को लेकर एडवाइस करेगी, है ना। फिर एक रीजनल एम्पावर्ड कमेटी होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी रीजनल बेसिस पर। जो भी प्रोजेक्ट इसको रेफर किए जाएंगे उनको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, ये फाइनल इसको जो है बेसिकली दिया गया है। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का भी एक प्रिंसिपल आया गया, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो क्या हुआ बेसिकली, ओके अब ठीक है। देखो क्या हुआ, मान लीजिए कोई आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक रोड बनाई जा रही है, एंड ये बोर्ड क्या है, रोड जो है बेसिकली क्या है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका होना। यहाँ पे मान लीजिए जंगल थे, ठीक है, अब रोड बनाने के लिए क्या होगा, इन जंगल का पूरा सफाया हो जाएगा। तो एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की बात कही गई। क्या कहा गया भाई, कैलकुलेट कर लो
कि यहाँ पे कितना हमारा एक लॉस हो रहा है। कोई एक दूसरा लैंड लो और वहां पर क्या है उतना आपने जंगल जो है उतने प्लांट आपको जो है प्लांटेशन करने हैं। तो इसके बदले कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अफॉरेस्टेशन कर रहे हो। अफॉरेस्टेशन मैंने बताया था ना, बेसिकली नई जगह पर जंगल क्रिएट करना। ठीक है, यहीं पे एक बेसिकली ये भी एक प्रिंसिपल दिया गया कि कम्युनिटीज को, एनजीओ को, इंडिविजुअल्स को ये कहा गया अगर आपके पास अपनी जमीन है, आपके पास अपनी लैंड है, आप वहाँ पे जो है वेजिटेशंस को पूरे तरीके से इस तरीके से एक जनरेट करके रखो। कल को कोई कंपनी आएगी और वो कोई प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहती है और उसके बदले वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रही है, अब उस कंपनी को इसके बदले क्या है, एक कंपनसेशन देना होगा। तो वो कंपनी अपने आप से करेगी, मे बी मोर चैलेंजिंग। वो सीधे आपके पास आ जाएगी, कंपनी आपको पे कर देगी और आपने ये जो जमीन पर पूरा जंगल क्रिएट किया हुआ था आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो, जंगल जो नष्ट हुआ है उसके बदले आपको नया जंगल मिल गया। कंपनी को जंगल उगाने वाले जो है बेसिकली एक प्रोसेस में नहीं गुजरना पड़ा, क्योंकि नया कुछ प्लांट करोगे वो कितना सरवाइव करेगा, है ना, नहीं पता है। और तीसरा, जो लोग पहले से ही वेजिटेशंस को, इस पूरे लैंड को एक तरीके से मैनेज करके रख रहे थे, उनको इसके लिए एक मॉनेटरी वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल रखा गया। एक प्रिंसिपल लैंड जो है बेसिकली बैंक, ये वाला रखा गया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर दी गई है कि आपके पास यदि कोई जमीन ऐसी बड़ी है तो आप उस पे जो है एक जंगल वाला एरिया बना के रख सकते हैं, लैंड बैंक के रूप में आप रख सकते हैं, और फिर जो ये एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन होगा वहां पे बेसिकली इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, वही वाली बात है। तो क्या कहा गया भाई, स्टेट और यूटी क्या लैंड बैंक बना सकते हैं जहाँ पे वो उन लैंड्स को आइडेंटिफाई करके रख लें पहले से कि भाई ये वो वाली जमीन है जहाँ पे कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के प्रैक्टिस जो है हम कर सकते हैं। पहले से ही जमीन वमीन के बारे में सब चीजें क्लियर करके रख लो। ठीक है, फिर दिन कुछ इसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्राम सभा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अगर कोई जंगल की जमीन को आप बेसिकली डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो ग्राम सभा की कॉन्सेंट लेना भी यहाँ पे जरूरी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। देन एक हमारा आता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। आपने ना कई बार ये सुना होगा कि भाई हमारा जो टारगेट है वो ये है, टोटल लैंड एरिया के 33% पर हमारा क्या है, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा बेसिकली टारगेट है ये कहाँ से आया, ये टारगेट आपका इस पॉलिसी से आया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति है, इसी में कहा गया था कि 33% पे आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। देखो उसके फीचर क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की बात की जाती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बेसिकली क्या है कंजर्वेशन की बात की जाती है, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, एंड देन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। देखो यहाँ पे क्या होगा, लोकल कम्युनिटी को जो है आप बेसिकली एक तरीके से इन्वॉल्व करो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में, रीजनरेशन में और मैनेजमेंट में। ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार जब आप लोकल कम्युनिटी को आइसोलेट कर देते हैं तो कम्युनिटी को अगर आपने प्रॉपर अवेयर एजुकेट नहीं किया, उनको साथ लेके नहीं चलिए, तो उनके अंदर एक एंगर आ जाता है। उनको वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं, वो बड़े एनिमी टाइप के लगने लगते हैं। और साउथ के कुछ स्टेट में ये देखा भी गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ लोकल कम्युनिटीज़ की एक अनबन चलते रहती है। तो एक सॉल्यूशन ये है कि अगर पर्पस अच्छा है, अगर कॉज अच्छा है, तो लोगों को क्यों ना उस बात के लिए वेल एजुकेट किया जाए एंड देन उनको इन्वॉल्व किया जाए कि वी आर डूइंग समथिंग गुड, लेट्स पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है वर्ल्ड में कई जगह पर इसको अपनाया गया, सफल भी रहा है। इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में भी जो है एक तरीके से काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, कोलैबोरेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन दो प्रिंसिपल्स का ध्यान मेजरली रखा जाता है। परफेक्ट है। इसके बाद आपकी कुछ छोटी छोटी स्कीम्स आती हैं, इनको देख लीजिएगा, है ना। इसमें से एक ये देख लेते हैं, नेशनल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई जो आपके डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं उनका इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करना है, साथ में लोगों की मदद से क्या करना है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को
डेवलप करना है, ठीक है। तो एक तरीके से फिर क्या करना है, जो फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज होते हैं, जंगल के आसपास जो कम्युनिटीज रहती है, उनकी लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। तो जो स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी होती है स्टेट के लेवल पर, जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी होती है फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पर, और जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज होती है विलेज के लेवल पर, ये सब मिलकर यहाँ पर जो है बेसिकली काम करते हैं। एक है आपका ग्रीन इंडिया मिशन। देखो भारत सरकार की तरफ से ना एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है जारी किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर टोटल 8 जो है आप कह सकते हो प्लान सरकार लेकर आई थी, जिसमें से ग्रीन इंडिया मिशन भी था। 2015 में सरकार इसको लेकर आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही कहा था कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है अभी वो 24% के आसपास है, इसको हमें 33% लेके आना है तो 2030 तक, ठीक है। बाकी चीजें सेम ही थी। तो ये सारी चीजें हैं। फिर एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो जो FSI है, ये स्टार्ट जब हुआ था तो उसको प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है कहते हैं, 1965 में आया था। बाद में इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में रीऑर्गेनाइज किया गया 1981 में। तो जो भारत में हमारी फॉरेस्ट एक रिसोर्सेज है ना, उसके लिए एक सर्वे असेसमेंट जो है ये करवाता है, ठीक है। देन एक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसमें हमारा जो फॉरेस्ट कवर है, जो हमारा ट्री कवर है, उसका जो एक पूरा डाटा है वो जो है पब्लिश किया जाता है। हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट आती है। कौन करता है? यही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको रिलीज करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी भाई। वेरी डेंस जो है फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। तो देखो डाटा तो आप खुद से पढ़ लेना कि भाई कितना परसेंटेज क्या है, बट ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ ये बेसिकली क्या कहेगा, ट्री कैनोपी डेंसिटी की बात करेगा। ये क्या कहेगा भाई, वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये कहेगा जहां पर जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 70% या अबव हो, वो जो है आपका डेंस फॉरेस्ट है। तो ये ट्री कैनोपी डेंसिटी होते क्या है, देखो मान लो दिस इज योर ट्री, ठीक है, दिस इज योर ट्री फॉर एग्जाम्पल। तो देखो इसका कितना जो पार्ट है वो जमीन पर आपकी एक शेड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कितनी शेड एक क्रिएट कर रहा है, कितना एरिया जो है ये कवर कर लिया, दिस इज द कैनोपी ऑफ द ट्री, ठीक है। तो जितनी ज्यादा कैनोपी है, ठीक है, जितनी ज्यादा कैनोपी है बड़ी, उतने ज्यादा आपके डेंस फॉरेस्ट है। क्योंकि देखो एक ऐसे भी फॉरेस्ट हो सकते हैं आपके, कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के भी पेड़ होते हैं, ठीक है, और कुछ आपके घने भी हो सकते हैं। बरगद का पेड़ देखो कितना एकदम भारी होता है। तो इसके बेसिस पर क्या है, ये कैनोपी वर्ड यहाँ पे यूज करके आपके जो है वेरी डेंस बता दिए कि भाई अगर जो ट्री कैनोपी की डेंसिटी है, जो सघन है आपका पेड़ है ना, अगर वो आपकी 40% या अबव है तो मॉडरेटली डेंस हो जाएंगे, 70% या अबव है तो वेरी डेंस हो जाएंगे। इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो क्या होता है, कैनोपी आपकी वो होती है वो परसेंटेज ऑफ एरिया ग्राउंड का जो ओवरहेड क्राउन है ट्री का, उसके द्वारा जो है कवर किया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये हो गया। देन इसमें कुछ और चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड देन इस रिपोर्ट में अलग अलग डाटा दिया गया था कि कहाँ पर किस स्टेट में क्या जो है चीजें हो रही है, इसको आप देख लेना, वेरी इजी है। देन ये मैप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे रिपोर्ट ने बताया है कि पॉजिटिव चेंजेस किन स्टेट में देखने के लिए मिल रहे हैं, नेगेटिव किस में देखने के लिए मिल रहे हैं। जनरली नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको नेगेटिव जो है चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक ये भी ध्यान रखिएगा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड CAF, ये क्या है। देखो जो हम वो बात कर रहे थे ना कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज की, उसको रेगुलेट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, एक फंड बना दिया, और जो कंपनीज बेसिकली क्या कर रही हैं, किसी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट कर रही हैं, हम उनको बोलेंगे आप जो है एक तरीके से कंपनसेट करने के लिए इतना पैसा इस फंड में जो है जमा कर दीजिए। देन जो वो फंड है वो यूटिलाइज होगा अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज को लेकर। इसको देखने के लिए अथॉरिटी हमने बना दी है, दैट इज कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी,
कैंपा इसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं लाई गई थी, जैसे नगर वन एक योजना है जहाँ पे हम अर्बन सिटीज के अंदर जो है एक तरीके से ट्रीज को अनहेंस करने की बात कर रहे हैं। फिर एक बेम्बू कल्टीवेशन इंडिया है, इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। तो एक ही फैक्ट याद रखो, बेम्बू अगर नॉन फॉरेस्ट एरिया में है तो उसको ट्री की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। देखो, अगर जंगल में कोई पेड़ है उसको काटा नहीं जा सकता, राइट, इट्स इलीगल। जंगल के पेड़ काटना इलीगल। मैंने बताया था ना, एक अमेंडमेंट किया गया था, उसमें बोला था कोई भी फ्रेश अगर आप क्लीन कर रहे हो फॉरेस्ट या आग लगा रहे हो, दैट इज प्रोहिबिटेड नाउ। तो किसानों के द्वारा क्या है, बैम्बू कल्टीवेशन किया जाता था, बैम्बू के बहुत सारे प्रोडक्ट्स फिर बनते हैं। तो इससे ना किसानों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी अगर वो ट्री की कैटेगरी में था। तो बाद में सरकार ने क्या किया, उसको ट्री की कैटेगरी से निकाल दिया। एक इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2017 वाला आया था, और कहीं भी अगर नॉन फॉरेस्ट एरिया पर, याद रखना, नॉन फॉरेस्ट एरिया पर अगर बैम्बू है तो उसको ट्री की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। यानी कि अगर बैम्बू को कोई काट रहा है तो अब उसको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये हमारा डिफॉरेस्टेशन वाला चैप्टर था, जो बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। देखो, मेरा जो इस बुक सीरीज का पर्पस है वो है सारी कॉन्सेप्ट्स आपको समझा देना, आपको एक आइडिया लग जाए, राइट, कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों पे फोकस करना है। देन एट द एंड ऑफ द डे बुक से पढ़ाई जो करनी है वो आपको ही करनी है। ठीक है, तो पढ़ना आपको ही है। मेरा काम ये है कि जब आप बुक पढ़ें तो वो आपको एक केक वॉक लगना चाहिए कि यू नो ऑलरेडी एवरीथिंग, तो क्लास में आपने सब पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये सब अगर आप पढ़ लोगे तो ये जो यहाँ पे कुछ PYQs पूछे हुए हैं, जैसे मियावाकी 2022 में पूछा था, अभी हमने जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पूछा हुआ था, ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, जैसे यहाँ क्या पूछा हुआ है कि इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेचरीज एट इट्स इंसेप्शन, यानी कि शुरुआत से भारत जो है इसका एक हस्ताक्षर किए हुए देश था। और मैंने क्या बताया, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भारत ने साइन नहीं किया है, तो आपका स्टेटमेंट 5 गलत हो जाता है। 5 से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो C और A में से आपको जो एक सॉल्यूशन फिर निकालना था। तो इस तरीके से जो है सारी चीजें यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब बेसिकली क्या है, मूव ऑन करते हैं अनदर चैप्टर पे। ठीक है जी, समझ आया ना? आसान था इसीलिए बहुत क्विकली कराया है और बिल्कुल प्यार से समझा दिया है। ऐसी कोई चीज नहीं बची है जो समझ में ना आई हो। ठीक है, और इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज, ये आप भी ऑलरेडी जानते हो कि भाई डिफॉरेस्टेशन क्या है, किस तरह है ना, इनिशिएटिव्स की हमने बात कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण। तो देखो, दो बातें हैं, है ना, आपकी जो बेसिकली सॉइल होती है ना, इसका सॉइल का प्रोफाइल तो आपने जो है बेसिकली एनवायरनमेंट पर पढ़ाई होगा कि किस तरीके से सॉइल का पूरा प्रोफाइल बनता है, जहाँ पे उसकी लेयर बनती है EO, है ना, इस तरीके से। हमारा यहाँ पे जो बेसिकली इंटरेस्ट है वो ये वाली जो लेयर है ना सॉइल की, इसको टॉप सॉइल बोलते हैं। ये जो टॉप सॉइल है ना, यही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है और जो पूरे वेजिटेशन को, और जो बेसिकली आप कह लीजिए आपकी जो एग्रीकल्चर है को सपोर्ट करती है, उसके लिए ये टॉप सॉइल जिम्मेदार है। अब किसी भी वजह से अगर क्या हो, जो आपकी सॉइल है उसकी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है वो खत्म होने लगे, उसका जो एक इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है वो खत्म होने लगे, एक बैलेंस जो है सॉइल का आपका खत्म हो जाए, तो मतलब यहाँ पे एक लैंड डिग्रेडेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपकी जो सॉइल है, आपका जो लैंड है वो खराब हो रहा है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का ही अगला जो स्टेप आता है दैट इज डेजर्टिफिकेशन। जब आपकी जो मिट्टी है वो ड्राई एरिड हो चुकी है और किसी भी प्रकार के वेजिटेशन को या किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर को सस्टेन नहीं कर सकती, तो वो आपका डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं अभी। तो देखिए, अगर बात करें
सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन की, तो क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जो है आपकी यहाँ पे कम हो गई है, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी और जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे जो है खत्म होती जा रही है, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। हो सकता है एक जमीन पर आपकी जो खेती हो, आप मान लीजिए 200 क्विंटल का एक यील्ड लेके आते हो, धीरे 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 खेती करते करते क्या है, आपने ध्यान से अगर खेती नहीं की, जमीन की पूरी प्रोडक्टिविटी चली गई, अब वहां पे 100 यील्ड आपका बस आ रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई ना, बायोलॉजिकल भी कम हुआ, इकोनॉमिक भी कम हुआ है, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन, कि जमीन आपकी खराब हो रही है। दूसरा क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन। इसमें जो आपकी जमीन है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है डेजर्ट जैसी कंडीशन में, रेगिस्तान जैसा जो है वहां पे एक पूरा का पूरा फिनोमेना क्रिएट हो गया, दैट इज डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। ठीक है, तो अब ये किसी भी प्रकार का आप देखोगे जो वेजिटेशन है, जो आपका एग्रीकल्चर है, उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये ना एक बहुत बड़ी समस्या जो है बनती जा रही है, क्योंकि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फूड इनसिक्योरिटी और एनवायरमेंटल जो रेफ्यूजी की एक समस्या है, वो इस डेजर्टिफिकेशन की वजह से गंभीर होती जा रही है। दुनिया में जमीन कम है खेती करने के लिए, अगर वो भी खराब हो जाएगी तो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए खाना कहाँ से आएगा, है ना? तो इसको क्या है, ध्यान रखना है। अब देखो, अगर हम डेजर्टिफिकेशन की समस्या कितनी गंभीर है, इसका एक एक्सटेंट समझने की बात करें, तो 2018 में एक वर्ल्ड एटलस आया था डेजर्टिफिकेशन का, जिसको जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑफ द यूरोपियन कमीशन के द्वारा पब्लिश किया गया था। नॉट इम्पॉर्टेंट है ना, बट थोड़ा डाटा देखो। उन्होंने कहा जो अर्थ का लैंड है उसका 75% ऑलरेडी डिग्रेडेड हो चुका है, 75% ऑलरेडी क्या है, डिग्रेडेड हो चुका है। 90% यही हालात रहे तो 2050 तक डिग्रेडेड हो जाएगा। अफ्रीका और एशिया मोस्ट अफेक्टेड रीजन है, ये रिपोर्ट ने बताया था। भारत की बात करें, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया आया था 2021 में। ये क्या कहता है डाटा, ये बोलता है कि देखो, भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से लगभग 30% लैंड डिग्रेडेड है, अच्छी क्वालिटी की जमीन नहीं है। करीब आप देखोगे कि 18-19 के दौरान 83.69 मिलियन हेक्टेयर जो बेसिकली आपकी जमीन है वो डेजर्टिफिकेशन के एक तरीके से प्रोसेस में अंडरगो है। परफेक्ट है। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, अगर इनको छोड़ दो, है ना, तो इन ऑल स्टेट एंड यूटीज एक लैंड डिग्रेडेशन और जो डेजर्टिफिकेशन है ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ इन 2-3 स्टेट को छोड़ दो, या तो लैंड डिग्रेडेशन या लैंड डेजर्टिफिकेशन आपका क्या है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो डेजर्टिफिकेशन है इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपकी सॉइल है, खासकर ये जो टॉप सॉइल है, इसकी क्वालिटी अगर जाएगी तो एक तरीके से लैंड डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि यही है जो एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के जिम्मेदार है। ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो, मान लो ये जो सॉइल है, अगर यहाँ पे आप कह लीजिए विंड जो है तेज चलती है, स्पीड ऑफ विंड इज वेरी हाई, और जो आपके टॉप सॉइल के जो आपके सॉइल के जो बेसिकली आप कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं वो लूज हैं, तो ये हवा क्या करेगी, उन पार्टिकल्स को अपने साथ बहा कर ले जाएगी। तो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो तो चली गई, तो यहाँ से लैंड डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सिर्फ विंड की वजह से ही नहीं होता, ये वाटर की वजह से, रेन की वजह से भी होता है। बारिश की जो बूंदें पड़ती हैं, है ना, इस तरीके से, तो स्प्लैश होता है, जो लूज पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो इस तरीके से बिखरते हैं, फिर पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। अगेन आपका जो एक तरीके से सॉइल डिग्रेडेशन यहाँ पे हो रहा है। और ये जो लूज पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत सारे कारण से हो सकते हैं, नेचुरल रीजन भी हैं, मैन मेड भी हैं। जैसे देखो, अगर किसी जगह का वेजिटेशन क्लियर होना शुरू हो जाए तो सॉइल पार्टिकल्स को जो वेजिटेशन के रूट्स होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं। अगर आपने वेजिटेशन क्लियर कर दिया, पार्टिकल्स लूज हो जाएंगे, वाटर, विंड, कुछ भी ऐसा जो इरोड करने वाला फैक्टर आएगा वो वहाँ पे सॉइल इरोजन का एक रीजन बनेगा। ठीक है, दूसरा आप देखोगे कि जो बेसिकली
पहले से ही ड्राई कंडीशन अगर कहीं की बन रही है, ठीक है, पहले से अगर कहीं की ड्राई कंडीशन बन रही है एंड एक नियर बाय एरिया का जो डेजर्ट है वहां से सेंड जो है अगर उड़कर आती है तो धीरे धीरे वो उस टॉप सॉइल के ऊपर जो है फैल जाएगी। तो ये डेजर्टिफिकेशन का एक एक्सटेंशन होता है। ये मरुस्थलीकरण यहाँ पे बढ़ रहा है, इसको भी रोकना जरूरी होता है। तो ये भी क्या है, पास वाले रेगिस्तान से अगर आपका सेंड जो है पूरा उड़ के आ रहा है, यहाँ पे एक ड्राई एरिड कंडीशन है, तो ये वाली जमीन भी धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, ये कुछ रीजंस है। इसके अलावा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। परफेक्ट है। जैसे जो कोज ऑफ डेजर्टिफिकेशन है वो नेचुरल और मैनमेड जो फैक्टर्स इनके इंट्रैक्शन से होता है, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले नेचुरल कॉज क्या हो सकता है, सूखा पड़ गया। अगर कहीं सूखा पड़ जाएगा तो बेसिकली जो प्लांट कवर है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वाटर ही नहीं है तो प्लांट कवर तो कम होगा। इसकी वजह से क्या है, आपके पार्टिकल्स लूज होंगे, विंड एंड सॉइल इरोजन, फिर वहां पे विंड और वाटर की वजह से सॉइल इरोजन हो जाएगा। वाटर इरोजन, बारिश होगी, बारिश की वजह से क्या है, रेनफॉल, सरफेस का पूरा रन ऑफ, एक बैड टोपोग्राफी वहां पे क्रिएट हो जाती है। ठीक है, विंड इरोजन, सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो धीरे धीरे चले जाते हैं। ठीक है, बता दिया। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस क्या होते हैं, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है। बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हो, एक ही तरह की फसल्स को बार बार जो है कल्टीवेट कर रहे हो। ठीक है, जो सॉइल है उसके अंदर पॉल्यूशन बन गया है ना, ये सारे जो रीजन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हो, अलाउ ही नहीं कर रहे कि एक जो है रिपेयर हो पाए जो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन था। दीज आर दी वन ऑफ द कॉजेज। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ग्रुप में इनको डाल लीजिए जो डेजर्टिफिकेशन का एक रीजन बनते हैं। ओवर ग्रेजिंग, देखो जब जानवर ओवर ग्रेजिंग करते हैं, पहली बात तो वेजिटेशन का कवर जा रहा है, दूसरा उनके चलने से उनके जो बेसिकली पैर होते हैं उससे जो सॉइल है वो डिस्टर्ब होती है। जब वो सॉइल डिस्टर्ब होती है तो वो जो उसका इरोड होना है वो आसानी से हो पाता है। दूसरा क्या होता है, ग्रीजिंग की वजह से सॉइल कॉम्पेक्शन भी होता है, मिट्टी धंसती है नीचे की ओर, वो भी एक रीजन है सॉइल की क्वालिटी के खराब होने का। डिफॉरेस्टेशन, जंगली अगर चले जाएंगे, है ना, ये सारी रीजन है। पुअर वाटर मैनेजमेंट, कि भाई जो सॉल्ट वाटर है वो अगर आपका जो है इंट्रूजन हो रहा है, या फिर ग्राउंड वाटर टेबल आपका बहुत कम हो गया है, इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस पूरे चार्ट में आपको ये एक तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। नेचुरल प्रोसेसेस, सूखा, रिड्यूस वेजिटेशन कवर, सॉइल इरोजन। ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, एनर्जी की डिमांड्स, अर्बनाइजेशन। ठीक है भाई, लैंड की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप उस पर प्रेशर दे रहे हो। ठीक है, जो पॉस्चर है वो डेट्रॉइट होता जा रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, नेचुरल वेजिटेशन ना खत्म हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर जो है यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, इरिगेशन की वजह से सेडिमेंटेशन हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, सॉल्ट जो हो रहा है, सॉल्टेशन हो रहा है सॉइल का। ठीक है, देन फ्यूल वुड कटिंग के लिए आप क्या है, जंगलों को खत्म कर रहे हो। फिर पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, लैंड पे स्ट्रेस ज्यादा है, तो फिर सॉइल इरोजन हो रहा है। जो सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है, दैट इज अल्टीमेटली लीड टू लैंड डिग्रेडेशन एंड दैट इज अल्टीमेटली लीड टू डेजर्टिफिकेशन। जमीन की पहले क्या है, क्वालिटी खराब होगी, आपकी जो मिट्टी है, जो टॉप सॉइल है वो इरोड हो जाएगी, देन जो है बेसिकली डेजर्टिफिकेशन होता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा यार, जमीन खराब हो गई, आपका पूरा एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी हिल जाएगी, राइट है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो जब आपका यहाँ पे एक तरीके से डेजर्टिफिकेशन हुआ है ना, जमीन आपकी क्या है एक तरीके से पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, तो जो विंड और वाटर इरोजन की फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो रेतीली मिट्टी है वो पानी और हवा के साथ बहकर ज़्यादा जल्दी चली जाती है। इसकी वजह से इंक्रीज फ्लडिंग हो जाएगी, क्योंकि वाटर जो बेसिकली सोक हो रहा है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, वेजिटेशन कवर खत्म हो गया है, तो वाटर जो पानी को होल्ड करके, जो वेजिटेशन है पानी को होल्ड करके रखता था वो नहीं रहेगा, फ्लडिंग इसकी वजह से ज़्यादा होगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी,
सॉइल की जो कार्बन को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी थी वो खत्म हो जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, भाई पूरी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। पॉवर्टी ज्यादा होगी तो पॉवर्टी इंड्यूस माइग्रेशन देखने को मिलेगा। भाई यहाँ का क्या है, पूरी जमीन हो चुकी है तबाह, एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। लोग क्या करेंगे, काम की तलाश में कहीं और जाएंगे क्योंकि खेती अब काम की नहीं रही है। ठीक है, इसको जो है ध्यान रखना। अब देखो ग्लोबल लेवल पर फिर अफोर्ड किए जा रहे हैं डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द रीजन जो माइग्रेशन का एक कारण बन रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, जैसे यूनिफ ट्रिपल सी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी होता है, इनका भी होता है। अच्छा, तो ये जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है 1994 में इसको अडेप्ट किया गया था। इकलौता ये ऐसा लीगली बाइंडिंग आप कह सकते हैं समझौता है या संधि है जो दरअसल आपके इन्वायरमेंट को, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से जोड़ के रखता है। ये कहता है भाई पर्यावरण की बात कर लीजिए, विकास की बात कर लीजिए, जब तक जो भूमि प्रबंधन उपयोग है ये संधारणीय नहीं होगा बात नहीं बनेगी, है ना। तो इकलौती लीगली बाइंडिंग जो है ऐसी आप कह सकते हैं संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है। एम क्या है, डेजर्टिफिकेशन को कम करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें देखो जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पार्टी नेशन होते हैं, अगर उस नेशन के अंदर डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस ऑनगोइंग है तो ये मैंडेटरी होता है कि वो एक नेशनल एक्शन प्लान जो है सबमिट करें कि भाई आप क्या करने वाले हो। भारत भी इसका पार्टी है, भारत भी एक नेशनल एक्शन प्लान जो यहाँ पे सबमिट करता है। अब वही बून चैलेंज की बात आती है, क्या है, ग्लोबल एफर्ट है कि 150 मिलियन हेक्टेयर जो हमारा डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड था उसको हमें 2020 तक स्टोर करना है। 17 में हमने उस टारगेट को काफी हद तक अचीव कर लिया था। 30 तक का हमारा टारगेट कितना था, 350 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन अब देखो 2022 में इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बेसिकली आपका अबिजान कोट द'Ivoire में। इसका जो थीम था वो लैंड लाइफ लेगेसी था। यहाँ पे एक न्यू टारगेट रख दिया गया। अब क्या कह दिया गया, हम 350 मिलियन नहीं, हम 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड को बेसिकली रिस्टोर करेंगे 2030 तक। नाउ दिस इज द न्यू टारगेट, इसको ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ डिक्लेरेशन आई, यहाँ पे एक अबिजान डिक्लेरेशन आई जिसमें कहा कि देखो जब हमें लैंड यूज प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल करना है तो हमें जेंडर इक्वालिटी का भी ध्यान रखना है, महिलाओं को भी साथ लेकर चला जाए जितने भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो अबिजान डिक्लेरेशन याद रखना जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, अगेन अ इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, ये हो गया ये जो कन्वेंशन है और इसके तहत जो ये बेसिकली डिक्लेरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो आपका SDG 15 में भी जो 15.3 है ना। देन एक आपका इंटीग्रेटेड ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से लाया गया था। ये क्या कहता है, सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो आसान है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। एक वर्ड आता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये न्यूट्रलिटी क्या है, बेसिकली निष्पक्षता। तो इस सेंस में तो नहीं, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, जब UNCCD का बेसिकली Rio+20 वाला कॉन्फ्रेंस हुआ था 2012 में, उस टाइम पे क्या कहा गया था कि भाई जो नेट लॉस हो रहा है प्रोडक्टिव लैंड का उसको हमें जीरो कर देना है। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, 2030 तक जो एक लॉस हो रहा है हमारे प्रोडक्टिव लैंड का उसको जीरो कर देना है। ठीक है, तो इसलिए इसको लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी जो है बोलते हैं। परफेक्ट है, इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक छोटा सा फैक्ट है, जून 17 जो है उसको वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट के रूप में मनाया जाता है। परफेक्ट, बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, आपका इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं अब उसकी बारी आती है। तो देखो सबसे पहली बात तो हमने UNCCD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके भी हम पार्टी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के भी हम पार्टी हैं। तो बेसिकली हमने भी क्या किया हुआ है, हमने भी अपना एक प्लेज लिया हुआ है। मैंने बताया था 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेंगे 2030 तक।
फिर एक नेशनल एक्शन प्लान हमने भी दिया था, मैंने बताया था हर पार्टी के लिए नेशनल एक्शन प्लान देना जरूरी है, तो ये हमारी तरफ से भी दिया गया था, जो कि 2010 में जो है लॉन्च हुआ था। एक प्रोग्राम है, इस पे यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लान है आपका इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो है प्लान है। लोगों को लगा था कि भाई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का होगा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का होगा, बट ये एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था, और यूपीएससी ऐसी ही जगह से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। खैर, अब ये जो प्रोग्राम है ना, इसको बेसिकली एक तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर एक कंपोनेंट के रूप में जो है रख दिया गया है, ठीक है। तो बस इतना ही फैक्ट इसके लिए काम का था। फिर एक ना बस लास्ट में ध्यान रखो, ग्रीन वॉल, एक ग्रीन ग्रेट वॉल इनिशिएटिव। मैंने आपको बताया था ना कि जो सेंड पार्टिकल्स होते हैं, अगर ये विंड के सहारे उड़कर जाते हैं और जो टॉप सॉइल है उसके ऊपर लेयर के रूप में बन जाते हैं, और यहाँ का मान लीजिए अरिड सा एक बेसिकली क्लाइमेट है, तो यहाँ डेजर्टिफिकेशन को ही एक्सेलरेट कर देते हैं। दैट्स वाई इसके बीच में एक ऐसी वॉल बना के रखना जरूरी है जो इस सेंड के मूवमेंट को यहाँ पे क्या है बेसिकली रोक सके। तो अब आपको पता है कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज जो है एक तरीके से पानी की कमी से जूझते हैं, है ना, और वहाँ का बेसिकली आप देखोगे कि जो वहाँ का बेसिकली 2007 के टाइम पर अफ्रीकन लैंड एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था कि हम क्या करेंगे, एक हम 8000 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल यानी कि ट्रीज की एक जो है वॉल क्रिएट करेंगे। कहाँ पर, जो हमारा साहिल रीजन था, ताकि ये जो वॉल है इस डेजर्टिफिकेशन के एक्सपेंशन को कर्टेल कर सके। तो एक 8000 किलोमीटर लंबी ट्रीज की एक जो है वॉल बनाने की बात की जा रही है, डेजर्टिफिकेशन को कर्टेल करने के लिए। साहिल वाला जो रीजन है वहां पे अफ्रीकन नेशंस लेड ये एक इनिशिएटिव है। बस इतना एक पता हो, कई बार ये न्यूज में रहता है, तो एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज इट। इंडिया का तो इसमें कोई रोल है नहीं, बट काफी इंटरेस्टिंग सा है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे जो डेजर्टिफिकेशन वाला चैप्टर है ये आपका खत्म होता है, क्योंकि जो भी इसके अंदर चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वो हैं जो हमने पढ़ ली हैं। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने का फायदा यही होता है कि देन आप उनको यूज करके नई नई चीजों को बहुत क्विकली समझ जाते हो। परफेक्ट है, तो बहुत अच्छे तरीके से दिस इज कवर्ड। चलिए, आज तो एकदम हमारी जो है बुलेट ट्रेन चली हुई है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ, सॉइल इरोजन एंड पॉल्यूशन। आज क्या करेंगे, सिर्फ सॉइल इरोजन जो है इसको पढ़ेंगे, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन जस्ट पढ़ा है ना, और जो पॉल्यूशन वाला बेसिकली कंपोनेंट है इसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो सॉइल इरोजन के बारे में अगेन फिर से वही वाली बात ध्यान रखना कि देखो जो टॉप सॉइल के आपके पार्टिकल्स हैं, है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जितना आपस में क्या होंगे, बंधे हुए होंगे, उतना क्या है बाइंड, जितना ये एक दूसरे के साथ रहेंगे उतनी अच्छी बात है। जब ये लूज हो जाएंगे, है ना, तो कोई भी फोर्स आके, विंड की फोर्स हो सकती है, वाटर का फोर्स हो सकता है ना, आपकी जो आइस ग्लेशियर से आती है उसका फोर्स हो सकता है, ये इसको अपने साथ बहाकर ले जाती है, ठीक है। बारिश की बात करें तो बारिश की वजह से पहले देखो स्प्लैश इरोजन होता है, छींटे पड़ते हैं, पार्टिकल्स फैल जाते हैं। यही स्प्लैश और जो आपका इरोजन है, अगर ज्यादा बारिश हो जाए, पानी का एकदम पूरा बहाव आ जाए, ये एक शीट इरोजन बन जाता है, पूरी की पूरी शीट जो है आपकी यहाँ पे एक तरीके से खत्म हो गई। बाद में यही जो है सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में पहुंचता है, तो वहां पे फिर पूरी की पूरी टोपोग्राफी जो है सॉइल की वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो जो हमने डेजर्टिफिकेशन में पढ़ा है ना अब तक, उसी से जुड़ता हुआ अब हम इसको समझेंगे, बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज सॉइल इरोजन? फूड एंड एग्रीकल्चर ये कहता है कि जो टॉप सॉइल का एक्सेलरेटेड रिमूवल है, दैट इज सॉइल इरोजन। यानी कि जो लैंड का सरफेस है उसके ऊपर से विंड या वाटर की वजह से जो टॉप सॉइल है उसका एक एक्सेलरेटेड रिमूवल होता है, दैट इज सॉइल इरोजन। मैंने बता दिया था, ठीक है। अब इसकी वजह से फिर क्या होगा, क्योंकि टॉप सॉइल ही आपको फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, तो जो आपकी जमीन है, जो आपका लैंड है, वो इनफर्टाइल हो जाएगा, बैरन लैंड हो जाएगा, ठीक है। कोजेस क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, ठीक है। तो जो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक
सॉल्टेशन का प्रोसेस होता है। सॉल्टेशन का प्रोसेस क्या है? सैंड का जो मूवमेंट है ना, वो बेसिकली सॉल्टेशन को बढ़ावा देता है, जो मैंने आपको बताया। रेनफॉल है, रेनफॉल वॉश अवे कर देता है सॉइल के पार्टिकल्स को। अगर मान लीजिए आपकी बेसिकली अनकंसोलिडेटेड सॉइल है, तो जब सॉइल ड्रॉपलेट्स उस डिसलॉज सॉइल पार्टिकल पर गिरेंगे तो स्प्लैश होगा पार्टिकल्स का, ठीक है, उनका आपस में बाइंड नहीं रहेगा। अगर वाटर के साथ ये क्या एक तरीके से एक्यूमुलेट होते रहेंगे, वाटर के साथ फिर इनका रन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। डाउन हिल वगैरह जब ये जाते हैं तो रिल्स, गली, ये सब बन जाते हैं। ये क्या है मैं बताऊंगी, ठीक है, इनको पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कुछ देखो नेचुरल जो कैलमिटीज आ जाती है, फ्लड आ जाए, पूरा पानी ही भर गया है, तो वो पानी अपने साथ क्या उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जाता है, ठीक है। हालांकि कई बार जो बाढ़ है वो उपजाऊ मिट्टी को लाकर डिपॉजिट भी करती है। इट डिपेंड्स ऑन द स्लोप, कैसा है वहाँ की टोपोग्राफी, कैसी है, ढलान है या क्या है ना। फ्लड है। इसके बाद लैंडस्लाइड्स देखो, देखो सॉइल इरोजन होने की वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, दिस इज अ कोज ऑल्सो। बट लैंडस्लाइड जब एक बार हो जाती है तो मिट्टी पूरी की पूरी क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो सॉइल इरोजन और तेजी से होने लगता है, दिस इज अ इम्पैक्ट ऑल्सो। तो लैंडस्लाइड कॉज भी है और इम्पैक्ट भी है सॉइल इरोजन, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो देखो अगर आपकी मिट्टी जो है बेसिकली लूज हो गई है, ठीक है, डिस्टर्ब हुई है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका जो मास वेस्टिंग हो जाता है, पूरे के पूरे जो आपके रॉक्स हैं, जो आपके पूरी के पूरी सॉइल्स हैं, वो नीचे आ जाती है, दैट इज लैंडस्लाइड, है ना। एक बार जब पूरा का पूरा लेयर ऐसे चला गया तो फिर कोई भी विंड या वाटर उसको क्विकली जो है एक तरीके से इरोड करेगा, तो इसलिए कॉज भी इम्पैक्ट भी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। देन इसके बाद अर्थक्वेक्स की बात करें तो अर्थक्वेक्स है शेकिंग ऑफ द आपका जो बेसिकली लैंड है वो होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है। ओवरग्रेजिंग, अगेन मैंने बताया ओवरग्रेजिंग में एक तो वेजिटेशन कवर रिमूव हो जाता है, दूसरा जो फुट ऑफ द एनिमल्स होते हैं उसकी वजह से टॉप सॉइल पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड प्रेशर पड़ने से सॉइल पे सॉइल जो आपका बेसिकली सॉइल का एक कॉम्पेक्शन है, ठीक है, सॉइल कॉम्पेक्शन भी होता है। तो हवा के अंदर जो एक स्पेस होता है, जो बेसिकली हवा के अंदर नहीं, हवा के अंदर तो स्पेस ही है, सॉइल के अंदर जो एक स्पेस होता है वो स्पेस खत्म हो जाएगा, मिट्टी नीचे की तरफ धंस गई है। तो एरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, कि हवा पूरी मिट्टी के बीच में जो स्पेसेस में घूमते रहती है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचता रहता है, वहाँ का एक पूरा का पूरा बायोलॉजिकल जो एक इकोसिस्टम है वो बढ़िया रहता है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा वाटर को जो फिल्टर करने की इसकी कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या है, धंस गई है ना। तो इसको ध्यान रखना, ओवर ग्रेजिंग। देन डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, ये कुछ ऐसे जो है आप कह सकते हो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। देन सॉइल का सैलिनाइजेशन, देखो सॉल्ट की वजह से आपका सैलिनाइजेशन होगा। वाटर के अंदर ना सॉल्ट डिसॉल्व रहता है, ठीक है। अगर सॉल्टी वाटर की लॉगिंग हो गई है एक जमीन पर, या फिर बहुत ज्यादा इरिगेशन आप जो है वाटर का कर रहे हो, तो वाटर जो ऊपर आ रहा है उसमें आपका जो है नमक डिसॉल्व है, सॉल्ट, है ना। और जब इवेपोरेशन होगा, ठीक है, तो जब आपका बेसिकली क्या है इवेपोरेशन होगा तो पानी तो आपका ड्राई होके चला जाएगा। मान लीजिए ये आपका एक खेत था, ठीक है, दिस इज योर एग्रीकल्चर का एक लैंड है, यहाँ पे अपने क्या है इरिगेशन करके पूरा का पूरा जो है वाटर भरा हुआ है। जब इसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता, जब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है, तो ये जो वाटर है ये तो आपका इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट नीचे क्या होता है, आपके जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं ये छूट जाते हैं। अगर इनिशियल टाइम पे इसका ध्यान ना दिया जाए तो ये जो पूरा का पूरा टॉप लेयर है ये सॉल्ट के इन पार्टिकल से भर जाता है, और सॉल्टी जमीन किसी भी तरह के वेजिटेशन को सपोर्ट करने के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जो आपका बेसिकली सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल होता है। तो जब आपकी मिट्टी में सॉल्ट इतना एक्यूमुलेट हो जाए कि बेसिकली वो प्लांट ग्रोथ के लिए हार्मफुल हो जाए, तो उसको सॉइल सैलिनाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो हाई इवेपोरेशन रेट होगा, उसकी वजह से सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा ओवर द टाइम। जैसे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान,
इन राज्यों में आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। राजस्थान में जो कैनाल इरिगेशन हो रहा है उसकी वजह से जो एक सॉल्टी लेयर का एक्यूमुलेशन है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर एक आता है सॉइल एल्कलाइजेशन। देखो, जो बेसिकली हमारा पीएच स्केल होता है ना, अगर हम उसकी बात करें तो 7, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। 7 से अगर इधर की तरफ जाएगा तो बेसिकली आपका अल्कलाइन होता है, इधर की जाएगा तो आपका एसिडिक होता है। तो देखो बेसिकली होगा क्या, जब आपकी मिट्टी में है ना जो पीएच है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए, पीएच क्या है आपका सॉइल का बहुत ज्यादा हाई हो जाए, यानी कि इस साइड हो जाए, तो बेसिकली क्या है आपका सॉइल का एल्कनाइजेशन जो है यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है। ये भी प्लांट्स के लिए डिफिकल्ट टू ग्रो था। देखो पीएच ना बैलेंस होना चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए, प्लांट्स के लिए तो स्पेशली। तो आप चाहे एसिडिक कर लीजिए अपनी मिट्टी को या आप अल्कलाइन कर लीजिए, दोनों ही कंडीशन बेकार है। तो होता क्या है बेसिकली, जब आप ना सॉइल की एसिडिटी को करेक्ट करने के लिए लाइम वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हो, ये क्वेश्चन भी बनता है कि अगर सॉइल में बेसिकली एसिड जो सॉइल है वो आपकी एसिडिक हो गई है तो उसको करेक्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो लाइम यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट एक्सेसिव ऑफ लाइम यूज़ करने से फिर जो सॉइल का एल्कलाइनेजेशन प्रॉब्लम है ये भी आ जाता है। ठीक है, तो ये एक समस्या है, इसको ध्यान रखना। पंजाब में अगर आप देखोगे तो पहले सॉइल एसिडिटी ज्यादा है, उसको करेक्ट करने के लिए लाइम ज्यादा यूज हुआ, अब वहाँ पे क्या है सॉइल अल्कलाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई जिससे वहाँ पे क्रॉप यील्ड जो है रिड्यूस हो गया। आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ है और बेसिकली वहाँ पे जो ग्राउंड नट है और जो कॉटन है उसका यील्ड बहुत गिरा है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो सॉइल इरोजन होता क्या है समझ में आ गया, सॉइल इरोजन के कॉजेस क्या है ये समझ में आ गया, इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके टाइप भी एक बार समझ लेते हैं। तो देखो पहले होगा स्प्लैश सॉइल इरोजन, जब रेन ड्रॉप बेसिकली आपके क्या है ऐसे गिरते हैं तो ये स्प्लैश सॉइल इरोजन होता है। देन आता है शीट इरोजन, पूरी की पूरी जो टॉप सॉइल की शीट है यही पानी के साथ बहकर चली गई, मान लो फ्लड का अगर कोई सिचुएशन बनता है। देन आपका आता है रिल इरोजन, थर्ड स्टेज होती है जब बारिश आई है और पानी एक्यूमुलेट होकर रन ऑफ कर रहा है, मान लीजिए डाउन द हिल की स्लॉप है तो छोटी छोटी क्या है दरारें बननी शुरू हो जाती हैं और दरारों से पूरा जो मिट्टी है वो बहकर जाने लगती है। ये थर्ड स्टेज है, अगर इसको यहाँ नहीं रोका गया तो बाद में क्या है ये वाइड होते जाएंगे, आपस में मिलते जाएंगे, कटाव हो जाएगा मिट्टी का और आपस में बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाएंगे। उसको बोलते हैं बेसिकली आपका गुली इरोजन, बहुत वाइड। मतलब आप ये समझ लिए एक तरीके से बीहड़ बन गई है, पूरा बैड टोपोग्राफी हो गया है। चंबल वाला जो एरिया था ना वहां पे यही हुआ था, वहां पे इसलिए बीहड़ बन गए थे। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्या होता है जो गुली होते हैं वो तो 20 फीट की डेप्थ तक पहुंचे जाते हैं, कंप्लीटली जो है आपका सॉइल प्रोफाइल उस लैंडस्केप का डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा 4 टाइप होते हैं आपका स्प्लैश, शीट, रिल एंड गुली, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इम्पैक्ट की बात करें एग्रीकल्चर पे क्या होगा, मोस्ट फर्टाइल लेयर वेस्ट हो गई है, तो मोस्ट फर्टाइल लेयर वेस्ट हो गई है तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई है, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल खत्म हो गया। देन सॉइल बेसिकली कॉम्पेक्शन जो है यहाँ पे आपका कॉम्पेक्शन जो है माफ कीजिएगा सॉइल कॉम्पेक्शन हो जाएगा, सॉइल कॉम्पेक्शन होगा तो एरिएशन और वाटर का इन्फिल्ट्रेशन ये कम हो जाएगा। मैंने बताया जमीन धंस गई है, बीच में जो पार्टिकल्स में स्पेस था जिसमें एक एयरेशन होती थी हवा और जो एक वाटर का इन्फिल्ट्रेशन होता था वो खत्म हो जाएगा, तो नीचे वाली लेयर तक जो पूरी एक प्रोसेस चलती थी वो डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो जाती है। वाटर लॉगिंग हो जाएगा, जो वो रिल्स वगैरह बने हैं पानी वानी भर जाता है, कोस्ट बढ़ जाता है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। ठीक है, वाटर वेज की बात करें तो जो मिट्टी है वो बहकर कहाँ आपके रिवर में जा रही है तो सेडिमेंटेशन उसकी वजह से ज्यादा हो जाएगा, भाई मिट्टी की परत पे परत वहां पे जमती चली जाएगी, है ना। तो सेडिमेंटेशन जो आसपास की नदियां हैं, लेक हैं, वहां पे जो है भरना शुरू हो जाता है, तो उन लेक का, नदियों का जो अपना एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होना हो जाता है।
न्यूट्रिएंट्स की ओवरलोडिंग हो जाती है। लेक वगैरह में अगर ये सॉइल इरोजन होकर पानी पहुंच रहा है तो जो खेतों की मिट्टी है उसमें आपके न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा हैं, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, तो लेक्स के अंदर यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, एल्गी ब्लूम कर जाता है और वो एल्गी ब्लूम बाद में बाकी किसी चीज़ को पनपने वहाँ नहीं देता, धीरे धीरे वो लेक पूरी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, हमने यूट्रिफिकेशन पहले भी डिस्कस किया था। वाटर क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स जो है मिट्टी के साथ घुलकर वहाँ पर गए हैं। फ्लडिंग इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है, पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया ना, बाढ़ की समस्या इसकी वजह से बढ़ती है। हैबिटेट डिग्रेडेशन होने लगता है, जो एक्वाटिक स्पीसीज है उनका हैबिटेट यहाँ पे खत्म होता है। इसके अलावा देखो वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जो सॉइल है वो जो वाटर को रिटेन करती थी वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, सिल्टेशन ज्यादा हो जाएगा। तो जब नदियां में सिल्टेशन ज्यादा हो जाता है, रिवर बेड में मिट्टी की लेयर बाय लेयर जमती जाती है, तो ह्यूमन यूज के लिए जो वाटर की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। जब नदी की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो जब ज्यादा बारिश हुई नदी उस सरप्लस वाटर को संभाल नहीं पाती, तो फिर क्या है, बाढ़ की सिचुएशन पैदा होती है। वाटर डेप्थ का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है जो मैंने आपको अभी बताया, एंड देन वापस से सेम बात है कि भाई इरोजन इससे बढ़ता है। ठीक है, ये आप जो है ध्यान रखना। अब देखो सॉइल को फिर क्या होता है, कंजर्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं। आपके एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, वेजिटेटिव प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, यहाँ से हम जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे, एंड देन इसके बाद जो है ये सारी वो प्रैक्टिसेस दिखाई हुई है, इसके बाद जो है सॉइल पॉल्यूशन को हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने 3 चीजें कवर की हैं। डिफॉरेस्टेशन को कंप्लीट किया, ग्लोबल इनिशिएटिव, इंडियन इनिशिएटिव्स देखे, देन डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, उसके कॉजेस, इम्पैक्ट कवर किए, उसके ग्लोबल एंड इंडियन इनिशिएटिव्स को कवर किया, एंड देन सॉइल इरोजन क्या होता है, इसके कॉजेस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसको हमने कवर किया, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन देखा है। राइट है, इतना हमने जो है आज कवर कर लिया है। आई होप लेक्चर बड़ा मज़ेदार आपको लगा होगा। क्विकली हमने चीज़ें कवर की, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। और अब आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट सूचना, जिसके बारे में मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, स्टडी IQ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने का डिसाइड कर लिया है। 15 अगस्त तक अगर आप हमारे P2I बैच में एडमिशन लेते हैं, हमारे ऑप्शनल बैच में एडमिशन लेते हैं, या फिर P2I प्लस स्टेट जो हमारे एग्जाम होते हैं उनका एक कॉम्बो पैकेज आप लेना चाहते हो, या फिर P2I प्लस ऑप्शनल का एक कॉम्बो पैकेज लेना चाहते हो, इन सारे ही कोर्सेज पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आप 15 अगस्त तक हासिल कर सकते हो। मेजर ऑप्शनल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। P2I बैच में लाइव क्लासेस होंगी, जैसे हम लोग YouTube पे एक जान लगाकर आपको पढ़ा देते हैं। लाइव बैचेस में तो और भी मज़ा आता है, आप लोग लाइव होते हैं, इंटरेक्शन होता है, सवाल जवाब होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक माहौल सेट करके वहाँ पे पढ़ाई होती है। प्रॉपर टेस्ट सीरीज होती है, टाइम टू टाइम आपका परफॉर्मेंस को एक इवैल्यूएशन के दौर से जो है गुजारा जाता है, ताकि आपकी स्ट्रेंथ जो है उनको पहचाना जा सके, आपकी जो वीकनेस उनको करेक्ट किया जा सके। एंड इसके अलावा जो मेंटोरशिप का एक हमारे पास ऑप्शन है, वो आपसे हर वक्त कनेक्ट रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी प्रिपरेशन में आ रही है, वो मेंटोर आपको जो है हमेशा एक गाइडेंस देते हैं, एंड देन फैकल्टी तो है ही। तो एक पर्सनल टच के लिए एक UPSC के सही गाइडेंस प्रोग्राम को अगर आप जानना जो चाहते हैं, तो ये बहुत ही सही तरीका है कि आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कीजिए, जो भी डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस कीजिए UPSC विद प्राची, एंड डिस्कस करने के बाद एडमिशन ले लीजिए। देर आए दुरुस्त आए, टाइम काफ़ी हो चुका है, 1 साल भी नहीं बचा है पेपर होने में। ऑप्शनल भी पढ़ना है, मीन्स भी पढ़ना है, मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, देन प्रीलिम्स भी कवर करना है, साथ साथ उसकी भी एक टेस्ट सीरीज अलग से करनी है, बहुत कुछ करना है, देन करंट अफेयर भी है। राइट है, तो ज्वाइन कर लीजिए। और P2I बैच पे भी अगर आप यूज़ करेंगे फैकल्टी कोड प्राची लाइव
और ऑप्शनल के अगर जो है आप किसी बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो फैकल्टी कोड यूज़ कीजिएगा प्राची लाइव। आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो अवेलेबल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप कोई भी ऑप्शनल जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप प्राची लाइव जो है फैकल्टी कोड यूज़ करते हैं, फीस आपको सिर्फ 12,999 मिलती है। सिमिलर फॉर द P2I बैच। P2I बैच में सबसे मिनिमम फीस इस टाइम पर चल रही है। टाइम निकल गया, पछताएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ आपसे विदा। आई होप लेक्चर आपको बहुत पसंद आया है। आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे सॉइल पॉल्यूशन एंड देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आने वाले 10 लेक्चर्स में आपका इन्वायरमेंट की जो सीरीज है खत्म हो जाएगी और आप एक मंझे हुए कलाकार, एक मंझे हुए जो है एस्पिरेंट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।